नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवमदत्त मेहता और वक्त हो चुका है अभी जवाब तो चाहिए का 7 बज चुके हैं। महत्वपूर्ण ये शो है आपके लिए और इसी में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की। बात करेंगे रईसी की। जी हां, जिसको द बुचर ऑफ तेहरान कहा जाता है। तेहरान के कसाई की मौत की जो बात आई है उसमें लोगों को काफी शंका है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत ने दुनिया के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरानी राष्ट्रपति की मौत ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच कुछ दिनों पहले ही ड्रोन अटैक के मामले सामने आए हैं। ऐसे में पहला शक की जो उंगली है वो इजराइल की तरफ उठ रही है, लेकिन तेहरान इस मामले में बेहद सावधानी से काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते अटकलें लगातार सोशल मीडिया पर हावी हैं। इसके साथ ही ईरान में स्वतंत्र प्रेस की कमी के चलते भी हादसे के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे इसका रहस्य बना हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के कुछ ही देर बाद यानी रविवार को ही रईसी की मौत के बारे में जानकारी सामने आ गई थी। हालांकि इसकी घोषणा अगले दिन सोमवार को की गई थी, जब बचाव दल को हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। हालांकि क्रैश की घटना के बारे में ईरान की सरकारी मीडिया ने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना की वजह खराब मौसम को बताया गया है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर 19 मई को देर शाम क्रैश हुआ। बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन क्रैश केवल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही हुआ। उद्घाटन के बाद वे ईरान के तबरेज शहर जा रहे थे। रिपोर्ट की माने तो तभी खराब मौसम, धुंध भरे बादल की वजह से चॉपर की हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन इसको लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। शंका है, आशंका है लोगों को। आपको यह भी बता दें कि इजराइल को लंबे समय से शिया मुल्क ईरान का दुश्मन माना जाता है। ऐसे में नेचुरली स्वाभाविक है, इजराइल को सबसे पहले संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब मौसम खराब था तो सिर्फ राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में कैसे आया? दूसरी बात अगर करें, दूसरे हेलीकॉप्टर इस खराब मौसम में क्यों नहीं प्रभावित हुए, उनको चपेटे में क्यों नहीं आए? क्या ये एक टारगेटेड अटैक माना जा सकता है? सवाल ये भी, क्या इजराइल का इस हादसे में हाथ है? क्योंकि इन दिनों लगातार दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थी। और आखिर में सवाल ये कि क्या इस मामले की असल तस्वीर दुनिया के सामने आनी चाहिए? चर्चा करेंगे इसी विषय पर, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच ईरान से 20 मई को बड़ी खबर सामने आई। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और गवर्नर की मौत हो गई है। कट्टरता की भट्टी में लोगों को झोंकने वाले इब्राहिम रईसी पर हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा देने का आरोप है। क्रैश की घटना के बारे में ईरान की सरकारी मीडिया ने पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना की वजह खराब मौसम को बताया गया, जिस वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर 19 मई की देर शाम क्रैश हुआ। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन के बाद ईरान के तबरेज शहर जा रहे तभी खराब मौसम की वजह से चॉपर की हार्ड लैंडिंग हुई। हादसे को लेकर कई सारी थ्योरी सामने आई। आपको बता दें कि इजराइल को लंबे समय से शिया मुल्क ईरान का दुश्मन माना जाता है। ऐसे में लाजमी है कि इजराइल को सबसे पहले संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। हाल ही में रईसी के कार्यकाल में ही ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किए थे। एक यहूदी वैज्ञानिक बेंजामिन रूबिनस्टेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस घटना के पीछे यहूदी यानी कि इजराइल के मंसूबे पर आंख मूंद नहीं सकते। साथ ही इस घटना की जांच की मांग की। शुरुआत में ही ईरान के सरकारी टेलीविजन पर सबसे पहले एक एक्सपर्ट ने राष्ट्रपति रईसी की मौत को साजिशों से जोड़ा था, जिसके बाद से लगातार उनकी मौतों को लेकर कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी सामने आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अधीन न्यायपालिका के कई पदों पर काम किया। 1988 के दौरान इन्होंने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई। इस घटना के बाद उन्हें ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान का कसाई भी कहा जाने लगा।
कट्टरपंथी नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके इब्राहिम रईसी वर्ष 2021 में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति बने थे। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर हमारे साथ गेस्ट जो हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आएंगे, जिनसे इस बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर इस पूरे मुद्दे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि ये मामला इतना आसान तो नहीं है, इतना सीधा नहीं है, इतना साफ नहीं है कि भाई 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उसमें से एक क्रैश हो गया, इसको चुपचाप मान लेना चाहिए और उसमें रईसी अगर मारे जाते हैं तो ये केवल एक हादसा हो सकता है। इसको संदेह की नज़रों से भी देखा जा रहा है। कोई आम शख्सियत तो वो थे नहीं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी वो थे, और क्या इसमें इजराइल का हाथ है, नहीं है, चलिए इसके बारे में चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन विस्तार से इसको समझने के लिए राय हमारी तो यहाँ पर है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मामले से खबरें आ रही हैं वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन एनालिसिस तब बेहतर होता है जब सभी एक्सपर्ट साथ बैठते हैं। स्वागत करना चाहूंगा नीरज राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे कई प्रश्न होंगे, आपका धन्यवाद आप यहाँ पर आए। शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपका भी। और साथ ही साथ कर्नल JS सोडी साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। और ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ और एयरफोर्स में क्योंकि आप सर्व कर चुके हैं देवनाथ जी, तो मुझे लगता है आरंभ भी आपसे करना चाहिए था। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जो हैं वो भी दर्शकों को समझा दीजिए। हेलीकॉप्टर्स 3 उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं और क्या हो जाता है? मौसम खराबी की बात है और ऐसे हादसे क्या हमने भी भारत में कभी देखे हैं? अगर उस सारी बातों की जानकारी लें तो ओपनिंग आपसे मैं चाहूँगा देवनाथ जी करा जाए कि मामला एक तरीके से चॉपर का है, तो ऐसी क्या गलती हो गई? क्या पायलट की गलती है या पायलट बदल दिया गया था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती हैं? सभी बातें आपसे शुरुआत करते हैं देवनाथ जी। जी हाँ शिवम, मैं आपको बता दूं कि मेरे 34 साल एयरफोर्स के करियर का एक्सपीरियंस ये बताता है कि हेलीकॉप्टर के जितने एक्सीडेंट होते हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में जो एक्सीडेंट होते हैं, वो ज्यादातर मौसम की वजह से ही होते हैं। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के पिछले 70 साल का रिकॉर्ड देख लें तो 100 एक्सीडेंट अगर हुए उदाहरण के लिए, तो उसमें से 50 एक्सीडेंट जो है मौसम के लिए ही होते हैं पहाड़ों में। खास तौर से ये तब होते हैं जबकि हेलीकॉप्टर शाम की तरफ अगर पहाड़ों की तरफ उड़ रहा हो। एक और चीज जो दर्शकों को मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का जो लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड रहा है, उसकी अगर हम समरी बनाएं तो 100 में से करीबन 25 क्रैश जो हैं वो मैकेनिकल फेलियर्स यानी यांत्रिक असुविधाओं की वजह से हुए हैं। और करीबन 25% जो एक्सीडेंट हुए हेलीकॉप्टर्स में, उसमें पायलट एरर यानी चालक जो है उसके मिसजजमेंट की वजह से हुआ है। हम जनरल, हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनका जो क्रैश हुआ था ऊटी के पास, उसको याद कर सकते हैं, जिसके लिए कि खराब मौसम ही जिम्मेवार था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें भी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पर इवन चीन तक का नाम ले दिया गया था और क्या क्या पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, वो सत्य है नहीं है, लेजर वगैरह क्या ये ऐसा होता है नहीं होता है। लेकिन देवनाथ जी एक और छोटा प्रश्न आपसे मैं कहूँ कि वो हेलीकॉप्टर क्या मॉडल हो सकता था जो रईसी जिसमें गए थे, और एक पूरा उनका कॉन्वॉय की तरीके से जैसे यहाँ पे जमीन पे चलता है तो हेलीकॉप्टर्स भी तो 2-3 थे, तो उन्हीं का फेलियर होना, मौसम तो खराब था तो सभी के क्रैश हो सकते थे, या फिर इसमें 25% जो आपने कहा कि भाई पायलट का एरर और 25% मौसम का एरर दोनों यहां पर एक साथ मिलकर ये तबाही मच गई? जी हाँ शिवम, ये जो हेलीकॉप्टर था ये बहुत पुराना मॉडल था, बेल 212। ये 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। ये 80 के दशक में अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स और दुनिया की दूसरी एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया था। अभी भी उड़ रहा है दुनिया में कई जगह पर प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास। ईरान की दिक्कत ये थी कि 1979 में जब ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो उसके तहत अमेरिका ने ईरान को इस हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट देने बंद कर दिए। तब से ईरान जो भी इस हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, इसकी मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट की दरकार है वो ईरान और किसी देश से ले रहा है, तीसरे देश से ले रहा है।
तो तीसरा देश जब ये स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा है तो उसकी गुणवत्ता के बारे में मुझे संदेह है, सभी को संदेह है। तो बेल 412 की ईरान में मेंटेनेंस सही तरह से होती थी कि नहीं, इसके बारे में एयरफोर्स और एविएशन वर्ल्ड के इंजीनियर्स को बहुत शक है। बिल्कुल, लेकिन प्रेसिडेंट रईसी के साथ ऐसा हो तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल में, कुछ तो प्रोटोकॉल वहाँ पर होता होगा। चलिए, ये बाकी एक्सपर्ट से मैं प्रश्न मैं यहाँ पर पूछता हूँ। सोडी साहब, मैं आपसे अगर जानकारी लूँ, एक तो देवनाथ जी ने ये बताया कि भाई मौसम खराब होता है और पायलट का एरर ये भी हो सकता है, लेकिन आपका क्या एनालिसिस है? अगर वो 3 चॉपर साथ में चलते हैं, बिपिन रावत जी को भी इन्होंने याद किया उस हादसे के लिए भी कि भाई खराब मौसम का जिक्र वहां पर भी था, लेकिन यहां पर आपको लगता क्या है कि भाई यहां पर एक इजराइल का एंगल जो है वो भी हम धीरे धीरे उस तक आएंगे, लेकिन आपका एनालिसिस अभी तक का प्रिलिमिनरी जो भी कह सकते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जय हिंद शिवम जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कुछ साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हुआ था और उस स्टडी में ये आंकड़े निकले थे कि जो भी हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं उसमें 64.5% होते हैं पायलट की एरर की वजह से, 29.5% होते हैं एरोनॉटिकल या मैकेनिकल फेलियर की वजह से, और 6% हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं मौसम की वजह से। अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होना और 3 हेलीकॉप्टर के काफिले में से एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश होना और बाकी 2 हेलीकॉप्टर अपनी जगह पे जाके लैंड करना और 22 घंटे तक इस क्रैश हेलीकॉप्टर का पता नहीं चलना, ये बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति की मौत हो गई ऐसे हादसे में। हालांकि जब पूरी तहकीकात होगी और जानकारी सामने आएगी तब खुलासा होगा, लेकिन अभी मेरी राय में कुछ दाल में काला लगता है क्योंकि ईरान जानता था कि उसकी अमेरिका के साथ कट्टर दुश्मनी थी। अप्रैल को उसने इजराइल पे हमला करके उसने और दुश्मनी मोल ले ली थी और राष्ट्रपति रईसी डेफिनेटली टारगेट नंबर 1 थे कई देशों के लिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। और ईरान ने अगर हेलीकॉप्टर में मेंटेनेंस की कमी की तो ये भी बड़ा उनका फेलियर है। जैसे मैंने कहा कि सारी हकीकत तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी, लेकिन इस वक्त दाल में डेफिनेटली कुछ काला है। बिल्कुल सोडी साहब, एक मेंटेनेंस की बात तो बिल्कुल सही कही। यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था क्योंकि अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर हैं और अब सैंक्शंस काफ़ी उन पर लगे हुए हैं। स्पेयर पार्ट्स का मुद्दा बहुत बेहतरीन जो उठाया गया, लेकिन थर्ड पार्टी से भी अगर लिया जाता, कहीं और से भी लिया जाता, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात आती है तो वहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि इतनी कोताही बरती गई होगी, या फिर यहाँ पर जानबूझकर कुछ इसमें, अगर मैं कहूँ कि भाई मोसाड का हाथ हो सकता है, ऐसा कुछ कराया गया जानबूझकर कोई, इसमें भी कोई आप शक जता सकते हैं? क्योंकि अगर मेंटेनेंस की इशू होती तो बाकी हेलीकॉप्टर्स पे भी आ सकते थे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही तो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, वो तो भारत में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल शिवम जी, 17 जनवरी 1999 को एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी थी। और ये किताब दुनिया में ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी, भारत में भी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी। इस किताब को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं, इस किताब का एक लाइन में वर्णन ये है, इस किताब में लिखा है जो भी चीज वेपनाइज हो सकती है हथियार के रूप में वो होगी। तो ये भी जो हेलीकॉप्टर का क्रैश है, हालांकि पूरी हकीकत तहकीकात के बाद आएगी, लेकिन इसमें एक मेरे को बहुत बड़ी साजिश इसलिए लगती है क्योंकि जब 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पे हमला किया था तो वो इस्लामिक देशों का या मुस्लिम देशों का वो एक सरताज बादशाह बन गया था। उसकी बड़ी वाहवाही हो रही थी सारे मुस्लिम देशों में, जो कि इजराइल और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हम सारे जानते हैं और खासकर ईरान जानता है कि ऐसे वारदात के बाद राष्ट्रपति रईसी टारगेट नंबर 1 थे ईरान और इजराइल के लिए। इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मौत होना और इतने 22 घंटों तक उस जगह का पता नहीं चलना, जबकि आजकल सैटेलाइट के माध्यम से हर चीज सेकंडों में पता की जा सकती है। तो मेरे जहन में तो ये है कि कुछ दाल में काला है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी सारी चीजें सामने खुल के आएंगी। बिल्कुल, आप एक एक्सपर्ट के हिसाब से बिल्कुल नापतोल कर यहाँ पर बात को कह रहे हैं कि भाई अभी कॉन्स्पिरेसी में उतना जाया जाए नहीं जाया जाए, ये तो जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा। लेकिन ठीक है, शिवदान जी भी हैं हमारे साथ, नीरज जी भी हैं। शिवदान जी, आप पर मैं आऊँ क्योंकि ये भी मिलिट्री का एस्पेक्ट है, फिर मैं आप पर आऊँगा। नीरज जी, आप पर आऊँगा। शिवदान जी, अगर आपको मैं ये कहूँ कि दाल में कुछ काला है, ये वाली बात जो कही जा रही है, क्योंकि
इजराइल का दुश्मन है नहीं है, इजराइल वैसे ही बहुत परेशान है, अपने एक जंग को ऑलरेडी वो लड़ रहा है। ईरान को हीरो बनना है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहूं कि भाई मुस्लिम देशों का एक लीडर के रूप में ईरान को भी सामने आने का उसकी जो इच्छा थी वो भी जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है उसको, एक अपने आप को एक ऐसा फेस ऑफ इस्लाम बनने की भी उसको इच्छा थी। उस दौरान उन्होंने जो गलती कर दी, इजराइल पर जो रॉकेट्स उन्होंने कर दी, क्योंकि ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी भी खराब नहीं है। अगर मिसाइल की टेक्नोलॉजीज की बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो मैं वही कहूंगा कि भाई हेलीकॉप्टर के मामले में जरूर उनके पास पुराने हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, लेकिन काफी चीजें उनकी मॉडर्नाइज्ड हैं, पैसों की उनको उतनी कमी नहीं है। तो ये वाला मामला इजराइल की तरफ अगर शक जाता है तो क्या इजराइल ने ये बदला ले लिया? आप ये कहते हैं कि इजराइल ने ये बदला ही लिया है? देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में 3H, हुथीस, हमास, हिजबुल्लाह, ये 3 आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट एक तरह से अशांति फैला रखी है। और इजराइल के से आपको पता ही है, हिजबुल्लाह और हमास दोनों लड़ रहे हैं। इन तीनों की सपोर्ट ईरान कर रहा था। इसके अलावा अमेरिका उसके खिलाफ इसलिए आया कि उसने अपना जो परमाणु जो कार्यक्रम था उसको डबल कर दिया। और उसके अलावा जब उसने 14 अप्रैल को इजराइल पर हमला किया है तो उसमें उसके बाद अमेरिका ने और भी ज्यादा इसको अपना दुश्मन की लिस्ट में डाल दिया। और जब से यूक्रेन और रूसिया का युद्ध शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि पूरी नाटो कंट्रीज यूक्रेन को और केवल ईरान रूस के साथ था। इस प्रकार से उसने ईरान ने अपने लिए काफी दुश्मन पैदा कर लिए थे। और इसमें राष्ट्रपति रईसी को एक फंडामेंटलिस्ट, एक कट्टरवादी की इमेज थी उनकी, जिसके कारण सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी नजर में रईसी एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण ईरान पूरी दुनिया के लिए ट्रबलसम बना हुआ है। हो सकता है इसमें इजराइल की कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से ये हेलीकॉप्टर क्रैश कराया हो। हाँ। मैं इसको इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता हूं, क्योंकि ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें से वीआईपी विजिट करते हैं, इसलिए ऐसे प्रोग्रामों को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। मगर हो सकता है कि प्रोग्राम पहले से लोगों को पता लग गया हो और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार की इजराइल अपनी टेक्निक्स में इस वक्त विश्व में अपना नंबर 1 कह रहा है डिफेंस टेक्निक्स में, उसी टेक्निक के हिसाब से इजराइल ने हो सकता है इस हेलीकॉप्टर को जैम किया हो, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, और इसको क्रैश कराया हो। तो इसमें कोई हर तरह की पॉसिबिलिटी है। और एक राष्ट्रपति के साथ में मैकेनिकल फेलियर होने की पोजीशन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जिस कंट्री के राष्ट्रपति के लिए हर प्रकार से जांच परख के किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी व्हीकल को डिटेल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए मेरा पूरा शक है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर एलिमेंट है बाहर की ताकत का या इंटरनल किसी फोर्स का, जिसके द्वारा ये हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया है। चलिए, बिल्कुल आपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ये टर्मिनोलॉजी में इससे इतना वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन आपने कुछ शक तो जताया यहाँ पर इजराइल का हाथ। यूके देवनाथ जी मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पॉइंट से थोड़ा लोग डिसएग्री कर रहे हैं। देवनाथ जी, आप पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इसका जो एलिमेंट है, क्योंकि एक तस्वीर ये भी थी नीरज राजपूत जी, आपने जो देखा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई शोक मना रहा है कि भाई रईसी जी गुजर गए तो हर कोई दुख में है, गम मना रहा है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर पटाखे फोड़े गए, जश्न मना रहे थे, खुल रही थी, जब क्या कहें, बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये सब जश्न मनाया जा रहा था। नीरज राजपूत जी, ये भी एक बात को दर्शाता है कि भाई द बुचर ऑफ तेहरान जो उनका नाम है, उनको उस तरीके से भी देखा जाता है। काफ़ी खतरनाक व्यक्तित्व के ये मालिक भी कहे जाते थे। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में भी अगर उसके व्यक्तित्व को समझाते हुए दर्शकों को ये समझाएं कि भाई क्या देश के अंदर से भी उनको खतरा था, क्या देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कट्टरवाद की ओर, पूरे ईरान को उन्होंने कट्टरवाद की जो भट्टी में झोंक दिया है, बर्बाद कर दिया अपने देश को। ऐसे पूरी दुनिया अगर चल रही होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन चल नहीं पाती है। तो देश के अंदर जश्न मनाने से लेकर आंतरिक जो दुश्मन है उनके बारे में भी समझाते हुए दर्शकों को। नीरज जी। थैंक यू शिवम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक टर्मिनोलॉजी होती है वो इन द फॉग ऑफ वॉर। ये इन द फॉग ऑफ वॉर क्या होती है, ये हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, कर्नल शिवदान सिंह, कर्नल सोडी साहब और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फॉग ऑफ वॉर कहते हैं।
जब युद्ध हो रहा है, जो ईरान का इस वक्त जो है बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध उसका चल रहा है, इजराइल के साथ चल रहा है। क्योंकि हमने देखा 13 अप्रैल को किस तरह से ईरान ने कितना बड़ा हमला किया था इजराइल के ऊपर, और इजराइल ऐसा कंट्री है जिसके बारे में माना जाता है कि वो अपना बदला लेकर रहता है। उसने कहा था कि वो बदला लेगा, जब समय होगा तब अपने टाइम के अनुसार वो बदला लेगा। ऐसे में जब यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है ईरान के राष्ट्रपति का, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत कट्टरवादी एक छवि रही है, इस्लामिक कट्टरवाद हम लोग जानते हैं ईरान में रहा है, शिया बहुल जो वहां पर शासन है, और खुद ये जो राष्ट्रपति रईसी है इनके बारे में भी यही कहा जाता है। लेकिन अभी आज के समय में शिवम, इन राष्ट्रपति रईसी के चलते ही भारत और ईरान के बीच में जो चाबहार पोर्ट है, बंदरगाह है, उसकी जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके लिए 10 साल के लिए भारत जो इस ईरान के चाबहार पोर्ट को संचालन करेगा, ऑपरेट करेगा, वो इन्हीं की वजह से ही हुआ था, इनके और इनके जो विदेश मंत्री साथ में जिनकी मौत हुई है। दूसरी बात हम आएंगे कॉन्स्पिरेसी के ऊपर और साथ ही कि क्या ये हादसा है। जो आपके पीछे आपकी जो तस्वीर लगी हुई है आपकी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, वर्चुअल स्क्रीन पे लगी हुई है, ये तस्वीर आई कहां से? क्या वाकई में उस वक्त जब ये क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, क्या उस वक्त ली गई थी? क्या किसी सैटेलाइट ने ये तस्वीर ली थी? क्या उस वक्त कोई एयरक्राफ्ट था दुश्मन का जो बेहद करीब था? क्योंकि ईरान ने तो ये फोटो रिलीज नहीं करी है जिसमें दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई जैम जिसमें कहा गया कि लेजर से अटैक किया गया या आग लग गई है, उसमें वो क्रैश हो रहा है। जो ईरान की तरफ से तस्वीरें आई हैं, जो आधिकारिक तौर से आई हैं, जो टर्की ने भी कुछ जारी किया है, जो उनका ड्रोन गया था, एजेंसी ड्रोन गया था, वहां पर वो गिरे हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने आई है, मलबा सामने आया है, वीडियो सामने आया है। अब अगर ये तस्वीर अगर सही है तो इसका मतलब है कि कोई आसपास कोई दुश्मन का या इजराइल का जैसे बात आ रही है कि उसका कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है, ये सैटेलाइट से ली गई होगी तस्वीर, सैटेलाइट से ली नहीं गई है तस्वीर। और सबसे पहले जो इस तस्वीर को जो वायरल किया, पूरी दुनिया में किया इस तस्वीर को, दरअसल एक ग्राफिक डिजाइनर ने इसको तस्वीर को वायरल किया, सोशल मीडिया पे किया है। अब आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कहां से। शिवम, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जब हम जानते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और वैसा ही इजराइल ने किया, मोसाद ने किया, अनऑफिशियल मोसाद ने किया। जैसे ये जानकारी सामने आई कि ईरान के जो राष्ट्रपति है उनका हेलीकॉप्टर जो है हार्ड लैंडिंग के बाद गायब हो गया है, लापता हो गया है, सबसे पहले जो था जो इजराइल के जो अनऑफिशियल अकाउंट्स है मोसाद के, उन सब ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया है, और उन्होंने, क्योंकि ईरान ने तो घोषित किया, अगले दिन किया, सोमवार को किया कि उनकी डेथ हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। शनिवार के रविवार की शाम से ही जो इजराइल के सोशल मीडिया अकाउंट से उन सब ने इसको फैला दिया गया कि वहां पर जो है डेथ हो चुकी है, रईसी की डेथ हो चुकी है, उनके साथ जितने भी लोग थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कॉन्स्पिरेसी, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इजराइल इसका इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हमारे कर्नल सोडी साहब है जिन्होंने अनऑफिशियल वॉरफेयर की बात की, बिल्कुल ठीक है, उनको वेपनाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन को वेपनाइज करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, लेवरेज लेंगे उसको युद्ध के दौरान। लेकिन यहाँ पर शिवम एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर की बात आ रही है कि क्रैश कैसे हो गया, बाकी दो कैसे निकल कर आ गए, तो जो एक दूसरा जो हेलीकॉप्टर था उसमें रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ भी बैठे हुए थे, वो दूसरे हेलीकॉप्टर में थे। उनका इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो राष्ट्रपति रईसी का जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे, पायलट चला रहे थे, वो हमारे फ्लाइट कमांडर थे, यानी सबसे सीनियर कमांडर जो था वो पायलट था रईसी के, क्योंकि राष्ट्रपति है तो नेचुरल ऑब्वियस है कि उनका जो हेलीकॉप्टर होगा सबसे सीनियर पायलट चलाएगा। और उन्होंने बातचीत की, उन पायलट ने, जो रईसी के पायलट थे, उन्होंने बातचीत की दूसरे बाकी दोनों हेलीकॉप्टर्स के साथ, और उनको बताया कि यहाँ पर मौसम अचानक खराब हो गया, क्लाउड सामने आ गए हैं, हमें संभल के चलना पड़ेगा। उन संभालने के चक्कर में बाकी दो हेलीकॉप्टर्स निकल गए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया ये कोई नहीं जानता। ग्रुप कैप्टन देवनाथ है, बड़े बड़े सीनियर जिनको 35-40 साल का एक्सपीरियंस होता है हेलीकॉप्टर्स का, वो तक डिसओरिएंट हो जाते हैं इस तरह जब क्लाउड सामने आता है। हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जब डेथ हुई दिसंबर 2021 में, 8 दिसंबर को, उस वक्त भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, पाकिस्तान कूद पड़ा, एलटीटीई कूद पड़ा कि एलटीटीई ने जो है मिसाइल दागी होगी, एटीजीएम फायर कर दिया होगा, कोई रॉकेट फायर कर दिया होगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई, जांच जो रिपोर्ट आई इंडियन एयरफोर्स की, और जिसमें आर्मी भी शामिल थी, आर्मी की एविएशन कोर भी शामिल थी, उन्होंने कहा आजकल पता है कि मौसम खराब है या नहीं, उनको साफ पता था कि मौसम साफ है। आज ऊटी में जब कोयम्बटूर से टेक ऑफ किया सुलूर एयरबेस से, तो साफ था मौसम, लेकिन वो पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर क्लाउड्स एकदम आ जाते हैं सामने। और यही ठीक सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ हुआ था कि उनके सामने जैसे ही क्लाउड्स आए, इतने बड़ी एक्सपीरियंस वाले हेलीकॉप्टर पायलट्स होते हैं, सीडीएस का हेलीकॉप्टर कोई चलाने वाला कोई स्क्वाड्रन लीडर नहीं होता है, वो सीनियर पायलट्स होते हैं जिनको 35-40 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बावजूद भी डिसओरिएंट हो जाता है। डिसओरिएंट यानी जैसे ही आपके सामने कोई क्लाउड आया, पायलट जो चला रहा है उसको समझ भी नहीं आता कि कहां जाना है मेरे को, और उसके सामने छवि जो होती है वो ब्लैक एकदम हो जाती है। हालांकि फॉग सामने होती है,
क्लाउड सामने होता है, व्हाइट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डिसोरिएंट हो गया और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बेहद ही दुखद घटना थी। हमारे इतने टॉप कमांडर जो थे, सबसे बड़े कमांडर्स में थे जिनकी डेथ हुई थी। तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं बिल्कुल कर्नल शिवदान सिंह की बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आप हेलीकॉप्टर को जाम कर सकते हैं। हमने देखा है एयरक्राफ्ट को जाम किया जा सकता है, लेकिन क्या इस हेलीकॉप्टर के दौरान जाम किया गया या नहीं किया गया, ये अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आपने एक और यहाँ पर नया मोड़ इसमें दे दिया, तस्वीर को लेकर भी आपने कहा ये भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि भाई वो आई कहाँ से तस्वीर, हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये एक तरीके से ये भी कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, चाहे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए इसको। देवनाथ जी, सारे प्रश्न अब आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि कई सारे सवाल यहाँ पर पैदा हो गए हैं। एक तो मैं आपसे ये भी पूछूं कि जहां तक मुझे थोड़ी सी जानकारी, इतना आप लोगों की तरह तो नहीं जानता, कि भाई जो हेलीकॉप्टर चलाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एक नॉर्मल प्लेन को चलाने से। ये भी मैंने कई लोगों से सुना है कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है हेलीकॉप्टर को चलाना। दूसरा, अगर आप उस समय, उस दिन, या फिर रईसी के साथ कभी ना हो, ऐसा कभी दिन आए ना, आप अगर हेलीकॉप्टर को चला रहे होते, आपके सामने ऐसा खराब मौसम आता, पहले आप क्या करते? आपको क्या प्रोटोकॉल था वो फॉलो आपको द्वारा किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि भाई मैं अगर ये फॉलो करता तो शायद मेरे बचने के चांसेस होते, खराब लैंडिंग होती, हार्ड लैंडिंग होती, शायद रईसी का बचना वहां पर, रईसी जी का बचना वहां पर पॉसिबल हो जाता। दूसरा ये बात जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की बात की जाती है, एक तो एनालॉग हो गया और दूसरा फिर एकदम हाईटेक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स को क्या आप समझते हैं उनमें वो टेक्नोलॉजी का असर हो सकता था? क्या उनको जैमिंग उनकी संभव थी? क्या ऐसा कोई तरीका होता है कि उनको लेजर के द्वारा या किसी और तरीके से जैम किया जा सकता है? जो ये कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि नीरज भी कह रहे हैं, शिवदान जी भी कह रहे हैं कि भाई इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आपका क्या एनालिसिस है? एक एज अ हेलीकॉप्टर पायलट होते तो क्या करते, और अगर ऐसा कुछ जैम की संभावना है तो नहीं है, अगर है तो सारी बातें। जी हाँ शिवम जी, देखिए जहां तक हेलीकॉप्टर की बैड वेदर में फ्लाइंग करने की बात है, सारे हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग पायलट्स को दो तरह की फ्लाइंग सिखाई जाती है। एक कहते हैं वीएफआर यानी विजुअल फ्लाइट कंडीशंस, जब दृश्यता यानी विजिबिलिटी अच्छी हो, और दूसरी होती है आईएफआर यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन। अब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में ये होता है कि जब आपके सामने बादल है, धुंध है, डस्ट स्टॉर्म है या बारिश हो रही है, तो आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर को। सब हेलीकॉप्टर पायलट्स को फ्लाइंग दोनों तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनमें कूट कूट के पहले ये भरी जाती है कि जहां तक हो सके वो सिर्फ वीएफआर कंडीशन में ही फ्लाइंग करेंगे, जहां तक हो सके वो आईएफआर कंडीशंस को अवॉइड करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो एसओपी है, खासतौर से जब वीआईपी ऑन बोर्ड हो, तो कोई भी पायलट वीआईपी को लेकर तब तक टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक कि धुंध, बादल, बारिश बंद ना हो जाए, दृश्यता यानी विजिबिलिटी इंप्रूव ना हो जाए। अगर टेक ऑफ करने के बाद रास्ते में एन रूट ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग पायलट को ये होती है कि अगर दाएं या बाएं कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है, तो वो दाएं या बाएं मुड़कर सामने आते हुए क्लाउड को अवॉइड करेगा, उसके अंदर घुसेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर वो दाएं बाएं नहीं जा सकता है क्योंकि दाएं या बाएं पहाड़ है, जैसे हमारे यहाँ सियाचिन में हो जाता है कई जगह पर, तो वो सीधा चलते हुए अब फुल पावर लगा के क्लाइंब करेगा, ऊपर चढ़ते हुए मैक्सिमम रेट क्लाइंब से ऊपर चढ़ जाता है, ताकि वो बादलों के ऊपर से वीएफआर कंडीशन में रहे। वीआईपी हेलीकॉप्टर्स की ब्रीफिंग बता रहा हूं जी। तो सारे पायलट्स को ट्रेन किया जाता कि बादलों में नहीं घुसना है अगर ऑन बोर्ड वीआईपी है जी। अब इसमें जजमेंट की एरर है। ऐसा होता है कि कई बार जब वीआईपी ऑन बोर्ड हो जाए, नीरज जी ने सही कहा कि पायलट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है कि वीआईपी ऑन बोर्ड है, वीआईपी का शेड्यूल है, वीआईपी का एक और प्रोग्राम है इसके बाद, तो मैं वीआईपी को ले जाता हूं। तो ऐसा रिस्क पायलट को लेना नहीं चाहिए। लेकिन वीआईपी जब ऑन बोर्ड होता है तो शायद उसकी 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए वो ये रिस्क लेता है, और तब एरर हो सकता है, जैसा कि जनरल बिपिन रावत के टाइम में हुआ। ऐसा भारतीय वायुसेना के पिछले 70 साल की एक्सपीरियंस में कम से कम 70 बार या 100 बार हो चुका है ऑन रिकॉर्ड। अब जहां तक जैमिंग की बात है, देखिए ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है। बेल 212 जो है ये 50 साल पहले का डिजाइन है। तब 2-3 चीजें होती थी। एक तो जो हम कहते हैं फ्लाई बाय वायर,
यानी पायलट का जो हाथ में या पैर में जो कंट्रोल है, वहां से लेकर इंजन तक या फ्लाइट कंट्रोल तक सब कुछ मैकेनिकल पुल पुश रॉड है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। कोई भी बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कोई कंप्यूटर नहीं है जो कि पायलट के इनपुट को कंप्यूटर कमांड या इलेक्ट्रॉनिक कमांड में चेंज करके बिल्कुल देवनाथ जी, मुझे आपको बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एक तरीके से। बिल्कुल, अगर कोई ध्यान से सीखे तो थोड़ा बहुत हेलीकॉप्टर के बारे में ज्यादा जान जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है 30 सेकंड का छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, महत्वपूर्ण और रोचक चर्चा जारी है। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधा रुख करते हैं अपने गेस्ट का, जो इस बारे में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि भाई उस दिन क्या हो सकता था, क्या हुआ, और गलती अगर पायलट्स की है तो उसमें क्या गलती हो सकती है। देवनाथ जी, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट बैठे तो वो नोट्स अगर ले तो वो काफी कुछ सीख जाए। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक आपने महत्वपूर्ण बात यहां पर की कि भाई वो मैकेनिकल हेलीकॉप्टर है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो डिजिटली इतना एडवांस हेलीकॉप्टर अगर नहीं है, तो इसमें आप जैमिंग को यहाँ पर थोड़ा बहुत नकार रहे थे, वो आप कंटिन्यू करिए सर। जी हाँ शिवम जी, एक तो ये है कि जैसे मैं समझा था मैकेनिकल कंपोनेंट है, और चीज है कि जैसे उसके जो पायलट के एवियोनिक्स एड होते हैं, उसके सामने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली पायलट को एड करते हैं जब वो खराब वेदर में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीपीएस सिस्टम होता है, वो पायलट को बताता है कि उस कहां पर है, टेरेन कैसे है उसके सामने, और उसके दाएं बाएं क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ये प्योर एंड सिंपल जीपीएस का इनपुट है जो कि हम और आप अपनी कार में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ईरान में जो बेल 212 है उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है। खासतौर से जो भी रशियन देश हैं, चाइनीज हैं, ईरानियन हैं, नॉर्थ कोरियन हैं, ये जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सारे जीपीएस दुनिया में ज्यादातर जो हैं हमारे लैटिट्यूड में वो अमेरिकन सैटेलाइट बेस्ड हैं। और सबको मालूम है कि अमेरिकन अपने सैटेलाइट्स के जो जीपीएस सिग्नल है उसको स्टील कर सकता है। स्टीलिंग इज ए टेक्नोलॉजी। जैसे समझिए मैं अपने जहाज में उड़ रहा हूं और अमेरिकन मेरे जीपीएस को स्टील कर सकते हैं, आस्ते आस्ते मेरे जीपीएस को, मेरे जहाज के जीपीएस को टारगेट करके ड्रिफ्ट करा सकते हैं। तो इसीलिए रशियन, चाइनीज, नॉर्थ कोरियन, ईरानियन ये कभी भी अमेरिकन जीपीएस पर अपने हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जैमिंग को देवनाथ जी आप नकार रहे हैं क्या? मतलब यहाँ संभावना है, अगर है, लेजर है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर गिरा सकते हैं जिससे? हाँ देखिए, हेलीकॉप्टर को आपको गिराना है, सबसे कारगर तरीका तो यह है कि आप उस हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के पहले उसके मैकेनिकल सिस्टम में छेड़छाड़ कर दीजिए, ताकि उसके इंजन में, एयर फ्रेम में, इंजन सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई खराबी आ जाए। बहुत ही अच्छा तरीका फ्यूल में कंटामिनेशन कर दीजिए। लेकिन वीआईपी हेलीकॉप्टर में करना यह मुश्किल है कि जब ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अजरबैजान में लैंड किया होगा, डैम इनॉग्रेशन के लिए गए हैं, तो किसी भी देश के राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है हेलीकॉप्टर के आसपास लैंडिंग के बाद तुरंत 3 लेयर सिक्योरिटी बन जाती है। सबसे इंटरनल जो लेयर है उसमें सिर्फ एयरफोर्स के कमांडो और एयरफोर्स के टेक्नीशियन होते हैं जिनको की नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है। दूसरी चीज, सेकेंड लेयर में जो है वो उस देश की जो पर्सनल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे भारत में समझिए हमारे एनएसजी कमांडो होंगे, एनआईए के एजेंट होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होंगे, रॉ के लोग होंगे, वो सेकेंड लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड लेयर में उस देश की जो नॉर्मल पुलिस है, जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है, वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक तरीके से बहुत मुश्किल आप बता रहे हैं, जो पूरा बहुत मुश्किल, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ही मुश्किल अगर ये संभावना है कि थोड़ा मैकेनिकल पे। सोडी साहब, मैं आपसे अगर टिप्पणी लूं, अब ये जो हो चुका है इसका अगर इजराइल पर अगर आरोप लगता है तो क्या कोई बदला हो सकता है, या फिर ये भी धीरे धीरे ऐसे ही कुछ होगा जैसे मोसाड ने किया? अगर मोसाड ने किया इसी तरीके से सब कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ही करेंगी, या फिर कोई डायरेक्ट रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है? और अब ईरान का क्या होगा? सोडी साहब, आपकी आवाज शायद। जहां तक ईरान की बात है, ईरान की फंक्शनिंग में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ईरान के संविधान के मुताबिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं उनका पूरा नियंत्रण होता है ईरान की सेना पे, ईरान की विदेश नीतियों पे, ईरान की अर्थव्यवस्था पे। और सुप्रीम लीडर ऑलरेडी कल एक बयान दे चुकी है
कि ईरान जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, तो ईरान में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि इजराइल इस हादसे में हिस्सा लिया था जिससे जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिर मिडिल ईस्ट में और टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि तब ना ईरान चुप रहेगा और ना बाकी अरब देश चुप रहेंगे, और जो मिडिल ईस्ट में अभी तनाव है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद ये क्षेत्रीय युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के जितने लगा हुए प्रतिबंध थे ईरान पे सारे फेल हो चुके हैं। ईरान की सैनिक शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति हो, उसमें काफी इजाफा आया है। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट स्टैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इन नए युद्ध के मोर्चे के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया, और सारी टाइमलाइन इस बयान को बिल्कुल सही और सटीक साबित कर रही है। तो ये अगर किसी देश का हाथ इसमें दिखता है तो मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। शिवदान जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आपके कमेंट्स हैं जो कि बड़े स्ट्रांग है आपस में। एक कट्टरपंथी ग्रुप है, एक रिफॉर्मिस्ट है। तो मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे विश्व में अपनों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि देवनाथ साहब बोल रहे हैं कि इसमें सारे मैकेनिकल सिस्टम हैं, मैं मानता हूं सारे मैकेनिकल सिस्टम होंगे इस हेलीकॉप्टर में। हो सकता है कि जो दूसरा ग्रुप है वो इस एक दूसरे ग्रुप को ये काफी दुश्मनी मानते हैं एक दूसरे ग्रुप से, तो इस ग्रुप का दूसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट हो सकता है जिसमें इस सिस्टम में कोई मैकेनिकल फेलियर की हो। बिल्कुल 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 शिवदान जी, बिल्कुल समय का अभाव है, लेकिन सभी के कमेंट्स लिए हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लेकर शिवदान जी के भी जो आरोप है, नीरज जी का भी जो आरोप है वो भी बिल्कुल सही है। हर बात की पहलू की जांच होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पता लगेगा। नीरज राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शिवदान जी आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। सोडी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझाया कि भाई क्या संभावना है, क्या जैमर उसमें लग सकता था, जैम मतलब मेरा कहने का मतलब जैम उसको किया जा सकता था, इलेक्ट्रॉनिकली उसको डैमेज किया जा सकता था, कोई मिसाइल तो मारी नहीं गई है। ये तमाम बातें पता लगेंगी धीरे धीरे जब इसकी जांच होगी, विश्लेषण इसका होगा। इसी के साथ तेहरान की कसाई की मृत्यु हो गई, ये तो आप सब जानते हैं। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।